शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली जो प्रमुख न्यूज़ आज की रहेगी वो है हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। सबसे पहले तो हमें समझना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर होता क्या है। तो नॉर्मली हम हमारे देश में दो प्रकार के कानून देखते हैं, एक होता है क्रिमिनल लॉ और दूसरा होता है सिविल कानून। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दो टाइप से हमारे देश में कानून को बांटा गया है। क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जब सुनवाई होती है तो इसमें जो केसेस आते हैं, जैसे चोरी हुई है कहीं, लूटपाट है, मारपीट है, हत्या, ये सारे जो आपराधिक मामले हैं क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत इनकी सुनवाई होती है। इसमें सभी धर्म या समुदाय के लोगों के लिए एक ही तरह का कोड बना है। एक ही कोर्ट में हिंदू को भी जाना है, एक ही कोर्ट में मुस्लिम को भी जाना है। प्रोसेस वही रहेगी, सज़ा भी सेम रहेगी, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं रहेगा। मतलब कत्ल हिंदू ने किया है या मुसलमान ने, या इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू है या मुसलमान है, इस बात से FIR, सुनवाई और सज़ा में कोई अंतर नहीं आता है। वहीं हम बात करते हैं सिविल कानून की। तो सिविल कानून में सज़ा दिलवाने की बजाय सेटलमेंट या फिर मुआवजे पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसलिए दो लोगों के बीच में यदि प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, किसी ने आपकी मानहानि कर दिया है, पति पत्नी के बीच में कोई मामला है, या फिर किसी पब्लिक प्लेस का प्रॉपर्टी वाला विवाद है, इन सब की सुनवाई कहाँ होगी? सिविल कोर्ट में होगी। ऐसे मामले में कोर्ट सेटलमेंट ज़्यादा कराता है, पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलवाएगा। सिविल कानूनों में परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की खास भूमिका होती है। शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़े मामले सिविल कानून के अंतर्गत आते हैं। भारत में यदि देखें तो अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व रहता है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी बने हैं, और यही वजह है इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी बोलते हैं। पर्सनल लॉ भी बोलते हैं। जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से होगा, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग अलग पर्सनल लॉ बने हुए हैं, और सरकार ये चाहती है ये जो अलग अलग जो धर्म के हिसाब से लोग नियम कानून बना के रखें उनको हम एक कानून के अंतर्गत लाएंगे। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को ख़त्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। मतलब भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के अंतर्गत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। अब सरकार क्या सोच रही है कि नहीं, इस 4 पत्नी रख रहा है और इसको कह रहे हैं एक से ज़्यादा नहीं रख सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमानों के लिए भी नियम कानून समान होना चाहिए, हिंदुओं के लिए भी समान होना चाहिए, ऐसा सरकार का कहना है। और इसी को हम बोल रहे हैं क्या? यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड, शॉर्टकट में इसको UCC बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, चाहे आप इस चीज़ को धर्म से जोड़ करके देखें, चाहे वो पॉलिटिक्स से इसको रिलेट करके देखें, लेकिन सरकार जो है, सरकार की मंशा है कि अब सब काम से तो हम निपट गए हैं। राम मंदिर का मसला निपटा दिए, जम्मू कश्मीर का मसला निपटा दिए हैं, अब ये बचा है छोटा सा काम, इसको भी हम निपटा देते हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ से जोर दिया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, है ना। कभी कोई इसकी बड़ाई कर दे रहा है, कभी कोई इसकी बड़ाई कर दे रहा है। तो अब नंबर आ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उनका भी कहना है कि नहीं, इंडिया को ज़रूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि सभी सिटीजन्स को एक से अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से अर्ज किया है, अंडरस्टैंड विच पॉलिटिकल पार्टीज आर इंस्टिगेटिंग देम टू ruin देम। आप समझने की कोशिश करिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो
आपके लिए काम कर रही है और कौन है जो आपको भड़काने का और आपको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है। पर्सनल लॉ को लेकर के यहाँ पर ये बताया जाता है कि यदि एक फैमिली में यदि कोई एक कानून नहीं है, क्या कहा जा रहा है, यदि कोई फैमिली है, परिवार है, एक मेंबर के लिए अलग कानून है और दूसरे मेंबर के लिए अलग कानून है, तो ऐसे में आपका घर कैसा चलेगा? कैन वन रन द कंट्री विथ सच डुअल सिस्टम? तो ऐसे डबल सिस्टम्स हैं कि हम देश को चला सकते हैं, इसीलिए हम लाएंगे एक ही तो सिस्टम। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो NIRF से रिलेटेड है। मतलब हमारे देश में जो बड़े बड़े फेमस कॉलेज आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, उनके कामकाज की यहाँ पर कैलकुलेशन करी जाती है कि कौन जो कॉलेज है बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, उसके हिसाब से फिर उनको रैंकिंग देते हैं। अब इससे फ़ायदा पहुँचता है यूनिवर्सिटीज़ को, इससे फ़ायदा पहुँचता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे बच्चों को। कॉलेज को फ़ायदा इस प्रकार से पहुँचता है कि यदि वो उनकी रैंकिंग बढ़ती है, वो नंबर 1 पर पहुँच जाते हैं, तो इसका मतलब ये है उनके यहाँ पर एडमिशन ज़्यादा मिलेंगे, उनको ये फ़ायदा हो जाता है। वहीं स्टूडेंट के मामले में देखें, रैंकिंग बढ़ रही है, इसका मतलब ये है आप बेहतर एजुकेशन पा रहे हैं। तो हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए ये एक बेहतरीन कदम है। यही कदम सरकारी स्कूलों में भी होना चाहिए, सरकारी आंगनवाड़ियों में यही सारा सिस्टम चलना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा जो ज़मीनी स्तर का जो सिस्टम है वो उसमें सुधार लाया जा सके। सबसे पहले तो हम NIRF रैंकिंग के बारे में समझेंगे। NIRF एक प्रकार की मेथडोलॉजी है, मेथड है, जिसके माध्यम से रैंकिंग प्रोवाइड करी जाती है कुछ संस्थाओं को जो कि हमारे देश में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, और इसके लिए अलग अलग पैरामीटर बनाए गए हैं। NIRF को अप्रूवल मिला था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ईस्टवाइल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसके बाद इसकी लॉन्चिंग करी गई थी 29 सितंबर 2015 को। वहीं इसका जो फर्स्ट एवर इफोर्ट्स रहा था बाय गवर्नमेंट टू रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। कुल मिलाकर के हमारे देश में जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली संस्थाएं बनाई गई हैं, उनको रैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक प्रकार से पहला कदम माना जाता है। वहीं इसके लिए कौन कौन से पैरामीटर निर्धारित करे गए हैं, तो इसके लिए अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है, जैसे कि टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेस, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कैसी है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो कैसा है, फैकल्टी विथ PhD, फाइनेंशियल रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन कितना कर पा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन आप कितना प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सेकंड नंबर का जो पैरामीटर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का है, ठीक है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ रखे हैं, पब्लिकेशन, सिटिटेशन, पेटेंट, रिसर्च प्रोजेक्ट, सबको अलग अलग यहाँ पर वेटेज दिया गया। सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन को वेटेज दिया गया है। इसके बाद ग्रेजुएशन आउटकम की बात करी जाती है, तो इसके लिए प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज़, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, मीडियन सैलरी PhD स्टूडेंट। इसके बाद आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी की बात करी जाती है, तो रीजन की डाइवर्सिटी कितनी है, वुमेन डाइवर्सिटी कितनी है, यहाँ पर गरीब बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, SC ST वाले कितने पढ़ रहे हैं, हैंडीकैप वाले बच्चे कितने पढ़ाई कर रहे हैं, वो सबको भी शामिल किया जाता है। फिर आता है परसेप्शन के अंतर्गत पीयर परसेप्शन है, एकेडमिक पीयर्स एंड एम्प्लॉयर्स की यहाँ पर बात करी जाती है। तो ये इसके कुछ पैरामीटर निर्धारित करे गए हैं। इसके बाद सीधे हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। तो देखिए ये जो वेबसाइट है इसको आप विजिट करते रहिए, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ नोट्स के रूप में मिल जाएगा। इसके साथ साथ में यदि कोई चीज़ छूट जाती है तो उसको हम यहाँ पर पोस्ट डालते रहते हैं।
टाइम टाइम पर आप विजिट कर सकते हैं, टाइम टाइम पर आप यहाँ पर चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। पार्टिकुलरली यहाँ पर ज़्यादातर जो एडिटोरियल है वो इस वेबसाइट में यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको सर्च मारना है edubucketsblogspot.com। टाइम टाइम पे आज आप सर्च मारते रहिए और आप नई नई चीज़ों से अपडेट होते रहेंगे। अभी हाल फिलहाल में आप यदि देखेंगे तो तमिलनाडु का जो काम रहा है, तमिलनाडु ने जो बेहतर काम किया है एजुकेशन के मामले में, ये उसकी रैंकिंग से पता लग जाता है। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु ने इस बार अच्छा काम किया और इसके बाद फिर हमेशा 0 ही नंबर ला रहा है, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तमिलनाडु कंटिन्यू कंसिस्टेंट तरीके से काम करते जा रहा है। मेंस में यदि हमें लिखने के लिए आता है तो यही आएगा। 2023 का जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रहा था, इसमें कंसिस्टेंट सक्सेस मिली है तमिलनाडु को। तमिलनाडु ने क्वालिटी वाली एजुकेशन भी प्रोवाइड करी है, इसके साथ साथ में इंक्लूसिव हायर एजुकेशन भी दिया है। ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दे रहा है, कोई बच्चा तक एजुकेशन की पहुंच नहीं हो पा रही है, तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। एक तो क्वालिटी वाला एजुकेशन भी दिया है तमिलनाडु ने, कंटिन्यू भी दिया है और इंक्लूसिव भी रही है उसकी एजुकेशन। इंक्लूसिव हम किसको बोलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले बैंकिंग की सुविधाएं नहीं हो पाती थी। लोग गांव में साहूकार से, सेठ से, पंडित महाजन से पैसे उधार लिया करते थे। इसको हम कहते हैं कि वो बैंकिंग की सुविधाओं से वंचित हैं, उनका इंक्लूजन नहीं हो पा रहा है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रहा है, जिसको अडॉप्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसके माध्यम से रैंकिंग प्रोवाइड करी जाती है एजुकेशन संस्थाओं को, हायर एजुकेशन संस्थाओं को, इसमें हमें महत्वपूर्ण फीचर देखने को मिले हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने कंटिन्यू सक्सेस दिखाई है। स्पेसिफिकली यदि हम बात करें 2023 की NIRF रैंकिंग की, तो जो टॉप 100 कॉलेजेस रहे हैं in India reveals the consistent success of Tamil Nadu in providing higher education that is both of good quality and inclusive। वहीं यदि हम बात करें कि तमिलनाडु ने क्या एक्सपीरियंस किया है, तमिलनाडु ने स्टेट का जो मोटो है डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस ऑफर्स एन इम्पॉर्टेंट इंसाइट फॉर अदर स्टेट। यदि तमिलनाडु ऐसा काम कर रहा है तो अदर स्टेट के लिए भी ये चीज़ सीख मिल सकती है। NIRF 5 पैरामीटर के ऊपर काम करता है, अलग अलग इसको वेटेज दिया गया है, जिससे कॉलेज की क्वालिटी का वो पता लगा देता है। जैसे कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को 40% का वेटेज है, ग्रेजुएशन आउटकम को 25% का वेटेज है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस को 15% वेटेज है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी को 10% वेटेज है और परसेप्शन को है 10% का। मतलब कि टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इसके ऊपर यदि आप फोकस करते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। फिर आता है ग्रेजुएशन आउटकम, फिर आता है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, फिर है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और फिर है परसेप्शन। इसके बाद हमने पहले भी देखे हैं कि ये जो पैरामीटर हैं, इनको भी अंदर छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है, उनको भी अलग अलग वेटेज दिया गया है, अलग अलग वजनदारी दी गई है। Though far from perfect, the metric is reasonably robust as it uses broad-based and curated parameter। कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो इसको आप ठीक ठाक मान सकते हैं इस मेथड को, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉड आधारित और क्यूरेटेड पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर क्यूरेटेड वर्ड इस्तेमाल किया गया है। क्यूरेटेड का मतलब होता है ऑनलाइन कॉन्टैक्ट, मर्चेंडाइज इंफॉर्मेशन, सिलेक्टेड, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड यूजिंग प्रोफेशनल और एक्सपर्ट नॉलेज। इस रैंकिंग में हम देखते हैं कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो इन्फॉर्मेशन को क्या काम कर रहे हैं, प्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको आप थोड़ा बेहतर कह सकते हैं।
वहीं यदि हम बात करें नंबर ऑफ कॉलेजेस की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एनआईआरएफ में, तो 2017 में 535 कॉलेज पार्टिसिपेट करते थे, 2020 में 1659 और 2746 हो गए हैं 2023 में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब 5 गुना आपको इंक्रीज देखने को मिल रही है। द पार्टिसिपेटिंग कॉलेज कंस्टिट्यूट ओनली ए पार्टरी प्रोपोर्शन ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया। लेकिन जितने लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है इनकी, इसको तो आप नगण्य बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन से फायदे हो सकते हैं यदि कोई भी कॉलेज इस रैंकिंग में आ रहा है तो इसके माध्यम से देखिए बहुत सारे जो गुड क्वालिटी कॉलेजेस हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्सरसाइज में। ए प्लेस इन द टॉप 100 विल ब्रिंग देम रेप्यूट एंड इंक्रीज डिमांड फॉर एडमिशन। आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉलेज में जाओ यदि आप टॉप 100 में आ गए हैं तो। वहीं जो लोग भाग नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए तो कुल मिलाकर के नुकसान ही होता है। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ऐसा माना जाता है कि ये अच्छी एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। सीरियस लैकिंग इन द मोस्ट ऑफ द पैरामीटर ऑफ रैंकिंग मैट्रिक्स, therefore it is reasonable to assume that many good quality colleges participate in the ranking। इसके अलावा यहाँ पर कुछ रीजनेबल हमको चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत सारे जो गुड क्वालिटी वाले कॉलेजेस हैं वो पार्टिसिपेट करें रैंकिंग में। शेयर ऑफ कॉलेजेस की बात करी जाती है तो टॉप 100 NIRF रैंक्ड कॉलेजेस इन 2023, 100 की बात करें जो कि टॉप 100 में आए हैं 2023 में, तो तमिलनाडु के पास 35 कॉलेज हैं। तमिलनाडु के 35 कॉलेज ने टॉप किया है, दिल्ली के 32, केरला के 14 और वेस्ट बंगाल के 8 कॉलेज में। कुल मिलाकर के ये जो स्टेट हैं तमिलनाडु, दिल्ली, केरल और वेस्ट बंगाल, 90% तो कॉलेज हैं वो यहीं के हैं जो कि टॉप किए हैं। बिगर स्टेट सच एस उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, इन्होंने इनका एक सिंगल कॉलेज तक नहीं आया है टॉप 100 में। तो लड़के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए क्यों जाएंगे, वो स्टेट में जाएंगे जहाँ पर टॉप 100 के कॉलेज हैं। यहाँ तक कि आप जो साउदर्न वाले स्टेट हैं जहाँ पर कहते हैं कि नहीं इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश अच्छी होने के बावजूद भी आप देखिए कॉलेज बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कर्नाटका के 2 कॉलेज हैं, तेलंगाना के 1 कॉलेज है, आंध्र प्रदेश का 1 है। द शेयर ऑफ तमिलनाडु है 35%, मोर देन डबल द कंबाइंड शेयर ऑफ द अदर 4 साउदर्न स्टेट। सबको जोड़ दोगे ना साउदर्न स्टेट को, उसका डबल है। जैसे ये वाले जो है 17% है तो अकेला तमिलनाडु मिलाकर के 35% हो गया है। अब देखा जाए तो तमिलनाडु इस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है तो वो कंटिन्यू कर रहा है कि फिर कभी काल कर ले रहा है। तो जो NIRF की रैंकिंग रही है ये 2017 से ही हमें बहुत सारी जानकारी दे रही है। 2017 से आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु ने कंसिस्टेंट तरीके से लीड के रूप में काम किया है, लीडर के रूप में कंट्रीब्यूटर रहा है टॉप रैंकिंग कॉलेजेस इन इंडिया के रूप में। वहीं यदि आप बात कर लें लास्ट 5 ईयर्स की, यदि हम पिछले 5 सालों की भी बात करते हैं जहां पर जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जो कि NIRF में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी तेज़ी के साथ में बढ़े हैं। तमिलनाडु ने रिटेन किया है अपनी टॉप पोजीशन विद एक्सेप्शन ऑफ 2022 को यदि छोड़ दें तो कंटिन्यू उसने अच्छा काम किया है। इसके अलावा एक चीज़ हमें और भी ज़्यादा यहाँ पर मन में आती है कि ये जो 4 स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तमिलनाडु, दिल्ली, केरल और वेस्ट बंगाल, टॉप कॉलेजेस की कैटेगरी में इनकी ही हिस्सेदारी ज़्यादा हमको दिखाई दे रही है। यदि हम पूरे साल की बात करते हैं, देयर हैव बीन वेरिएशन इन द शेयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टेट इन सम ईयर्स।
वहीं आप बात बाकी के स्टेट की बात करें, बाकी के स्टेट की कॉलेजों की यदि हम बात करें तो उनके जो शेयर है उसमें हमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हिस्सा दिखाई देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं। आंध्र प्रदेश हैड वन टॉप कॉलेज इन बोथ 2022 एंड 2021 इन द रैंकिंग। 2022 की रैंकिंग में, 2021 की रैंकिंग में एक कॉलेज ने टॉप किया था 21 और 22 में। वहीं जो कर्नाटका का जो शेयर रहा है वो लगभग 3 रहा है 2021 में। गुजरात को भी पीछा छोड़ते हुए, गुजरात को यदि आप छोड़ दें, महाराष्ट्र को छोड़ दिए, तो जो बड़े बड़े जो स्टेट हैं वो बहुत कम ही ऐसा रिप्रेजेंट कर पाए हैं ज़्यादातर सालों में। जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर वो क्या वो एक ही जगह केंद्रित है या फिर इधर उधर भी कॉलेज को फैलाया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु कहता है कि हम सोशल जस्टिस लेकर के आएंगे, तो क्या इस चीज़ को वो पूरा कर पाया है कि नहीं कर पाया है, यहाँ पर इसकी बात करी जाती है। ऐसा तो नहीं है कि चेन्नई के जो शहर शहर वाले कॉलेज हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। दूर दराज गांव में जो खोले गए हैं कॉलेज, वहाँ की क्वालिटी ख़राब हो गई है। तो चेन्नई में आप देखेंगे केवल 9 कॉलेज, मतलब 26% कॉन्स्टिट्यूशन। कोयम्बटूर विथ एन इक्वल शेयर कॉम्पिटिट्स विथ चेन्नई क्वाइट कॉन्सिस्टेंटली। ऐसा नहीं है कि खाली कोयम्बटूर अकेला है, चेन्नई अकेला है, यहाँ पर अदर जगह भी आप जा रहे हैं तो वो भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। तिरुचिरापल्ली के 5 कॉलेज हैं, बाकी के जो 12 हैं, मतलब टोटल 35 कॉलेज में से वो एक्रॉस 11 प्लेसेस में फैले हुए हैं। तो जो लार्जेस्ट बेनिफिशरीज रहे हैं वो चेन्नई के, वो कोयम्बटूर तिरुचिरापल्ली के रहे हैं, वो अर्बन ड्वेलर्स से रहे हैं। ठीक है, अब तमिलनाडु इस प्रकार से काम कर पाया है, इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है। जैसे कि वो हाईएस्ट रिजर्वेशन कोटा प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ में बट आल्सो हैज़ बीन क्वाइट इफेक्टिव इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन की पॉलिसी में आप प्रैक्टिकल चीज़ देखने को मिलेगी, उसको वो लागू भी करता है। इसके साथ साथ में तमिलनाडु ने अपने कॉलेज को कभी यहाँ खोला, कहीं वहाँ खोला, मतलब दूर दराज तक एजुकेशन को प्रोवाइड करने की कोशिश करा है। दे नॉट ओनली केटर लार्जली टू द रूरल एंड अंडर सर्विस्ड एरिया, गांव में भी पहुंचा रहे हैं एजुकेशन, गांव में भी खोले जा रहे हैं, जहां पर कॉलेज नहीं है वहां पर भी खोले जा रहे हैं। इसके साथ साथ में वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन की, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है स्टूडेंट लोगों को जो कि पुअर हैं, डिसएडवांटेजेस सोशल ग्रुप से आते हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो भारत की सीमावर्ती क्षेत्र में जो आतंकवादी हमले होते हैं और जो हमारे सैनिक लोगों की जान जाती है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया है। हाल फिलहाल में जो राजौरी पुंछ वाला क्षेत्र रहा था जम्मू एंड कश्मीर का, ये वाला रीजन न्यूज़ में रहा है। इसका एक ही रीजन है कि यहाँ पर एक हमें आतंकवादी घटना दिखाई दी थी। द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स here have been relative surge in terror related incident over the last couple of year। तो हमारे देश की जो बॉर्डर वाले ज़िले हैं यहाँ पर हमको टेरर से रिलेटेड इंसिडेंट, टेरर से रिलेटेड आतंकवादी घटनाएं कुछ कुछ जो साल हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर हमको रिलेटिव सर्ज देखने को मिले हैं टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स में। यदि आप 2021 सही देखें तो यहाँ पर कम से भी कम 20 सोल्जर्स लोगों की जानें गई हैं इस एरिया में बिटवीन द भट्टा दूरियाँ चरमर फॉरेस्ट इन पुंछ एंड पारगल डांगरी इन राजौरी।
तो पूंछ और राजौरी दोनों एरिया को आप मिला दें तो कम से भी कम 20 सैनिक हमारे मारे गए हैं। हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पर 5 स्पेशल फोर्सेस के जो सोल्जर थे उन्होंने अपनी जान गंवाई थी एक ब्लास्ट में। 5 मई की ये घटना थी, एक कॉम्बिंग ऑपरेशन में ये गए थे। ये जो रीजन है रिलेटिव रूप से यदि देखा जाए तो काफ़ी शांत रहा था 2000 सन के बीचों बीच में। आफ्टर बीइंग ए हॉटबेड ऑफ इंसर्जेंसी इन लेट 1990s एंड अर्ली 2000, तो 1990 के दशक में 2000 के आसपास के जो साल हैं वहाँ पर थोड़ा सा इंसर्जेंसी भी हमको देखने को मिली थी। अब जो ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन का रूट क्या है, कहाँ से ये लोग घुस रहे हैं, तो ये जो पहाड़ी एरिया है, फॉरेस्टेड वाला टेरेन है राजौरी पुंछ का, ये मेनली बीइंग ऑन द लाइन ऑफ एलओसी। एलओसी में आप देखते हैं पहाड़ी भी आ गई है, जंगल भी आ गए हैं, तो यहीं से ये लोग क्या है ना एंटर करते हैं। टेररिस्ट लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं पुंछ से, मेंडार से एंड राजौरी सब सेक्टर ऑफ द एलओसी। राजौरी का जो सब सेक्टर है एलओसी का, यहाँ से भी ये लोग घुसते हैं। Used to pass through these areas while heading for पीर पंजाल ranges to enter the valley। इसके बाद वैली में ये लोग एंटर कर लेते हैं पीर पंजाल रेंज के माध्यम से। आप देखते हैं कि हमें एक्सटेंसिव नेटवर्क देखने को मिलता है ओवर ग्राउंड वर्कर एंड एसोसिएटेड सपोर्ट बेस फ्लोरिश्ड इन द रीजन। तो ग्राउंड वर्कर में के साथ में भी ये लोग अपना नेटवर्क बना के रखते हैं, उनके साथ में घुल मिल जाते हैं, उनका सपोर्ट पा लेते हैं। इस क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिल जाता है। गुजरात बक्करवाल्स के बारे में बात करी जाती है एज ए पिलर ऑफ सपोर्ट के तौर पर, कि गुजरात बक्करवाल ने आर्मी का सपोर्ट दिया है कि नहीं दिया है। दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन शार्प विनाश। ऑपरेशन शार्प विनाश की बात करी जाती है, 2022 का था ये। इसको हिल काका ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको लॉन्च किया गया था ताकि इंसर्जेंसी फोर्स रोमियो को आप काउंटर कर सकें। यहाँ पर आप देखते हैं कि इस प्रकार का जो ऑपरेशन था, इसके चलते चलते लगभग 65 से लेकर के 70 टेररिस्ट की जाने गई। While being deployed in the region since nearly 1990s, hundred of security personnel have made great sacrifice for peace। 1999 के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो बहुत सारे जो हमारे आर्मी के पर्सनल हैं, इन्होंने सेक्रीफाइस दिया था पीस के लिए। इसके साथ साथ में जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी आर्मी की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो जो डेमोग्राफी है इस रीजन की, वो यहाँ पर आपको मुस्लिम डोमिनेशन देखने को मिलेगा। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में आर्मी को सपोर्ट उतने आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर जो गुर्जर बक्करवाल कमेटी है, ये लोगों ने आर्मी को काफ़ी कुछ सपोर्ट किया था। गुर्जर बक्करवाल टू द इंडियन आर्मी saw the first Muslim village defense committee being set up in this region। इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, तो इन्हीं की सहायता से हमने पहली मुस्लिम विलेज डिफेंस कमेटी का भी गठन किया था। 2022 की ये बात है। क्योंकि यहाँ पर जो लोकल लोग हैं ना, उन लोगों को हरकत उल मुजाहिदीन कैडर के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। तो सरकार क्या काम करती है, आप ही खुद ही हथियार लो, आप खुद ही कमेटी बनाओ और अपनी रक्षा खुद करो। द सपोर्ट ऑफ गुर्जर बक्करवाल टू द इंडियन स्टेट इन द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन गेन ट्रैक्शन वेन इन 2006। ये चीज़ आपको 2006 में भी दिखाई देगी। ताहिर हुसैन returned to Surancourt from employment in Saudi Arabia to avenge the death of his brother killed by the लश्कर-ए-तैयबा। एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान हमको देना है वो ये है कि आखिर ये लोग इतने सफल क्यों हो पा रहे हैं।
इनकी सफलता का क्या रीज़न हो सकता है? जैसे कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए एंड मूव अराउंड। इसके अलावा ऑपरेशंस इन स्मॉल ग्रुप एंड फ्रॉम अर्बन पॉकेट्स। आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे ग्रुप में ऑपरेशन को चलाते हैं और ये चीज़ आपको अर्बन पॉकेट्स में देखने को मिलती है, शहरी क्षेत्र में। ए थिन्ड डाउन काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड इन जम्मू रीजन ड्यू टू ट्रूप्स बीइंग पुल आउट फॉर डिप्लॉयमेंट ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इधर से आप उधर भेज दे रहे हैं अपने सैनिकों को, ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा जो ग्राउंड वर्कर्स होते हैं, इन लोगों के साथ में ये अपने अच्छे संबंध बना लेते हैं। ए डीपनिंग ड्रग मीनांस एंड इट्स नेक्सस विद द टेररिज्म, जैसे कि ड्रग्स वगैरह का तस्करी करना और इसका सीधा सीधा संबंध टेररिज्म के साथ में हो जाना। इसके बाद चलते हैं न्यूज़पेपर की तरफ फिर से और न्यूज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। देखिए, फ्रंट पेज की जो पहली वाली न्यूज़ आई थी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड आई थी। शॉर्टकट में इसको हम क्या बोलते हैं? यूसीसी बोलते हैं। इसके बाद एक और फ्रंट पेज से ही न्यूज़ हमें देखने को मिली है, इंडिया और चाइना के रिलेशन को ये बताता है कि किस प्रकार से भारत और चाइना के जो रिलेशन हैं कंटिन्यू कैसे जा रहे हैं, थोड़े से कड़वे होते जा रहे हैं। लास्ट चाइनीज रिपोर्टर्स लीव इंडिया आफ्टर वीज़ा एक्सटेंशन डिनाइड। सरकार ने उसके वीज़ा को बढ़ाया नहीं, मजबूरी में उस चाइनीज़ रिपोर्टर को भारत छोड़ना पड़ गया, ऐसी ये न्यूज़ आई। तो जो लास्ट चाइनीज़ रिपोर्टर था इंडिया में, वो भी इंडिया को छोड़ दिया है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि चाइना का भी वीज़ा नहीं देता है, कभी इंडिया वीज़ा नहीं एक्सटेंड करता, तो दोनों देशों के बीच के जो रिपोर्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो थोड़े से हमें ख़राब लग रही हैं। 2016 में इंडिया आस्क्स 3 जिनुआ रिपोर्टर टू लीव। 2016 में इंडिया ने क्या कहा? 3 रिपोर्टर को कि आप इंडिया से निकल जाओ। 2017 में इंडिया ने चालू किया था इशू करना शॉर्ट टाइम के 3 मंथ के वीज़ा चाइनीज़ मीडिया को। 2020 में चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया था न्यू वीज़ा देने के लिए, लीविंग ओनली 3 इंडियन रिपोर्टर इन द कंट्री इंडिया। यही चीज़ चाइना में भी हमको देखने को मिली। 3 रिपोर्टर बस रहने दिया चाइना ने, बाकी को भगा दिया। इंडिया ने क्या काम किया? इंडिया ने एंड कर दिया था वीज़ा एक्सटेंशन फॉर सम चाइनीज़ कोरेस्पोंडेंट को। अप्रैल 2023 की घटना देखिए, चाइना मीडिया प्रेजेंस डिप्स 2-2। 3 बचे थे, तो 3 में से 1 को भगा दिया। बीजिंग आस्क टू इंडियन कोरेस्पोंडेंट टू लीव, बाकी के 2 बचे थे, उनको भी कह रहा है कि तुम भी निकल लो। जून के महीने में इंडिया ने फिर जवाब दिया, लास्ट चाइनीज़ रिपोर्टर को इंडिया से खदेड़ दिया, उसका जो वीज़ा एक्सटेंशन है उसको रद्द कर दिया। इसके बाद इंडिया यूएस के रिलेशन को तो हम देख ही चुके हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो जीआई टैग से रिलेटेड आई है। तो न्यूज़ में देखा जाए तो देखिए, 7 जो प्रोडक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, उनको सरकार ने जीआई टैग प्रोवाइड करी है। जीआई टैग को जियोग्राफिकल इंडिकेशन फुल फॉर्म कहा जाता है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है कहाँ पर? चेन्नई में। यहाँ पर
प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, यहीं से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इसने टैग प्रोवाइड करा है 7 अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट को जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, क्या है, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मणिपुरी तारकसी और संबल हॉर्नक्राफ्ट, बागपेट होम फर्निशिंग, बाराबांकी हैंडलूम प्रोडक्ट, कालपी हैंडमेड पेपर, ये मेन प्रोडक्ट रहे हैं 7 ठो जिनको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। तो कहाँ पर है ये, चेन्नई में है, इसकी रजिस्ट्री चेन्नई में होती है और यहीं पर इनको ये प्रोवाइड किया गया है। अमरोहा ढोलक की बात करें तो ये एक प्रकार से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है जो कि नेचुरल वुड से बना है। मैंगो, जैक फ्रूट एंड टीक वुड प्रीफर माना जाता है इस ढोलक के निर्माण के लिए। वुड फ्रॉम मैंगो एंड सीसम ट्रीज आर यूज टू कार्व द मल्टीपल साइज एंड शेप्ड हॉलो ब्लॉक। सबसे पहले तो इसका हॉलो ब्लॉक तैयार करा जाता है ढोलक का, इसके लिए मैंगो सीसम की ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है। विच आर लेटर फिटेड विथ एनिमल स्किन, मोस्टली गोट स्किन टू क्रिएट द इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद बकरे की जो चमड़ी रहती है उसकी खाल को चढ़ाया जाता है और ढोलक बनाया जाता है। वहीं जो बागपत होम फर्निशिंग है, इसकी तरफ से यदि देखा जाए तो बागपत और जो मेरठ है ये फेमस माने जाते हैं उनके एक्सक्लूसिव हैंडलूम को लिए, होम फर्निशिंग प्रोडक्ट के लिए, रनिंग फैब्रिक्स इन कॉटन यार्न सिंस जनरेशंस। कई पीढ़ियों से ये काम चलते आ रहा है। केवल कॉटन के यार्न का इस्तेमाल किया जाता है हैंडलूम वीविंग प्रोसेस में। डिटेल के हिसाब से यदि हम बात करें बाराबांकी हैंडलूम प्रोडक्ट की तो यहाँ लगभग आपको 50,000 वीवर्स और 50,000 लूम्स हमको देखने को मिलते हैं बाराबांकी और जुड़े हुए एरिया में। कालपी हैंडमेड पेपर के इतिहास की बात करें तो जो मुन्ना लाल खद्दरी है जो कि गांधीयन हैं, फॉर्मली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस क्राफ्ट को 1940 के दशक में। चूँकि बहुत सारे जो लोकल का कहना है कालपी का जो एसोसिएशन रहा है पेपर मेकिंग जो डेट है वो इतिहास से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आपको 5,000 क्राफ्ट्समैन देखने को मिल जाएंगे और लगभग 200 यूनिट्स यहाँ पर स्थापित करी गई हैं। वहीं जो महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प है ये एक प्रकार से पत्थर की कला है, क्राफ्ट है, ये काफ़ी यूनिक मानी जाती है एंड सॉफ्ट स्टोन विद द साइंटिफिक नेम द पायरोफ्लाइट स्टोन। गौरा स्टोन क्राफ्ट ये बनता है रेडिएंट वाइट कलर के स्टोन से जो कि प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है इस क्षेत्र में। फिर आ जाती है तारकसी, तो ये पॉपुलर आर्ट फॉर्म मानी जाती है मणिपुर से। ये प्राइमरी तौर से यदि देखा जाए तो ब्रास का वायर होता है, इनले वर्क ऑन वुड। ब्रास के वायर को आप कहाँ वुड में लगा देते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है मेनली खादोस वुडन सैंडल में। ए नेसेसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड सिंस लेदर वाज कंसिडर्ड अनक्लीन।